तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैग से, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम कैग मिस हो गया था। कैग इंपॉर्टेंट भी है पार्लियामेंट समझने से पहले एक बार। ठीक है, तो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पार्ट 5 चैप्टर 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसके अंदर सीएजी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 13 इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली 4 आर्टिकल्स होते हैं। 4 आर्टिकल्स तुम्हें बस पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में स्टार्टिंग होता है, कौन से आर्टिकल्स में कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो 148 जो होता है वो बात करता है कि सीएजी कौन होगा, उसकी अपॉइंटमेंट क्या की, और ऑथ ऑफ हिज सर्विस, वो ओथ क्या लेगा। ठीक है, 149 जो बताता है वो आता है ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में, क्या 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 काम करेगा और उसकी ड्यूटीज एंड पावर क्या है। ठीक है, 150 बताता है कि जो यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स होंगे वो उस फॉर्म में रखे जाएंगे। ठीक है, जो प्रेसिडेंट बताएगा और जो क्या की एडवाइस पे होगा। ठीक है, समझे मेरी बात? इसका मतलब ये होता है जो प्रेसिडेंट जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब करेगा और जो कैग की एडवाइस पे होगा उस तरीके से अकाउंट्स को रखा जाएगा। ठीक है, ये 150 बोलता है। 151 सेम ही चीज है, वही भी जो कैग होती है। ठीक है, वो जो यूनियन की होती है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, और जो स्टेट के बिल्स होते हैं वो गवर्नर को सपोर्ट करेगा कि आज किसने कितना पैसा कहाँ गया। ऑडिट होता है ना, जो कॉमर्स के उनको पता होगा ऑडिट्स क्या होते हैं। ऑडिट होता है कि जब भी तुम पूरा खर्चा कर देते हो हर चीज का, उसके बाद ना ऑडिट होता है कि ये पैसा कहाँ गया, किधर गया, कितना पैसा बचा है, कहाँ जाएगा। ठीक है, एक बैलेंस शीट आ जाती है कि इतना क्रेडिट हुआ, इतना डिपॉजिट, इतना डेबिट हुआ। ठीक है, इतना यहाँ गया, इतना वहां गया। तो जो स्टेट के बिल्स होंगे, जो स्टेट का सारा काम होगा, वो गवर्नर के पास जाएगी उसकी रिपोर्ट, और जितना भी काम यूनियन का होगा, जो यूनियन के बिल्स होंगे, ठीक है, वो सारा काम प्रेसिडेंट के पास, उस सारी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगी कि इतना पैसा कहाँ गया, ये गया। ठीक है, हाँ हाँ, जब भी हम उसको सीए बोलते हैं गवर्नमेंट का। ठीक है, तो लास्ट टाइम अभी सबसे लेटेस्ट ये कि ये याद रखना, अपॉइंटमेंट जीसी मुमरू इज द करंट कैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली इज द 14th कैग। जो ड्यू का एग्जाम होता है ना, उसमें पूछ लेते हैं कि अभी जो सीजीआई बने कौन से नंबर के सीजीआई है, अभी कौन से नंबर की कैग है। ठीक है, अभी कौन से नंबर की इलेक्शन कमिश्नर है, अभी कौन से नंबर के ये यूपीएससी के वो हेड है। ठीक है, चेयरमैन है, तो कौन से नंबर के, ये भी याद रख लेना, नाम और नंबर कि किस नंबर के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक बार पूछ लेते हैं। तो 14th कैग है ये जीसी मुमरू। ठीक है, ये पहले जेएंडके के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, पॉलिटिक्स खत्म होते कराऊंगा। ठीक है, पर कल पॉलिटिक्स खत्म हो रहा है। कल के बाद से जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो तुम्हारे करंट अफेयर्स के और जजमेंट्स के ऊपर ही होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास लगेगी, जब भी लगेगी थोड़े टाइम बाद, तो वो इन दो स्पेसिफिकली इन चीज की होगी। ठीक है, और जो सबसे पहले कैग थे वो थे, मतलब जो सबसे पहले सर्विंग, जिन्होंने मतलब जो सिविल सर्वेंट थे, जो आईएएस जो थे, वो नरहरि राव थे। ठीक है, नरहरि राव। वैसे आएगा नहीं, बस एक ट्रिविया है, पता होना चाहिए। ठीक है, कैग के बारे में सबसे पहली बात, वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में, चैप्टर 5 और पार्ट 5 के अंदर। तुम्हें याद होगा, मैं स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ वाई कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके सिग्निफिकेंस और उसके सेलेंट फीचर्स क्या है, मैंने तुम्हें उसके अंदर एक चीज बताई थी सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, इसके ठीक है, इसके अलावा 140 और 151 के अंदर इंडिपेंडेंट, समझ गए इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि जो इनका ऑफिस होता है, उस पर कोई जनरली कोई पॉलिटिशियन या कोई भी इंसान उनको ज्यादा तरह से तंग नहीं कर सकता, अपने हिसाब से काम नहीं निकलवा सकता। वो अपने काम करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, ही इज हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। जितना भी इंडिया का ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, जब तुम आईएएस का पेपर दोगे, तो जब तुम्हारा मेंस में सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो उसके अंदर पार्टनर तुम एक प्रेफरेंस भरते हो, तो उसके अंदर सर्विस होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये उसके हेड होते हैं। ओके, इसके बाद जाना, जो गार्डियन, ही इज गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्सेस। जितना भी तुम टैक्स भरते हो, ये होते हो, अपॉइंटमेंट अभी आएगा नीचे मेरे भाई, सब आएगा। ठीक है, तो गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्सेस, तो जितना भी, जो भी तुम्हारा टैक्स जा रहा है, या तुम्हारा कहीं से भी जो भी चीज जा रही है, तुम टैक्स भर रहे हो, या तुम जो भी कोई अपना इंटरेस्ट दे रहे हो गवर्नमेंट को, या इंटरेस्ट गवर्नमेंट से ले रहे हो, तो सारा अकाउंटेबल। तो क्या एक तरीके से पब्लिक पर्स होता है। और इनफैक्ट जो बी आर अम्बेडकर सर उन्होंने कहा था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये दोनों लेवल पे काम करता है, स्टेट एंड सेंटर। ये टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इनका मोटा मोटा काम होता है। ठीक है, बस इतना याद रख लो, ये इनका एक ओवरव्यू होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है?
प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वॉलंटरीज एंड एंड सील में। तुम्हें क्या पता है, इंडिया की जितनी भी टॉप मोस्ट प्रोमिनेंट जॉब्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। 6 साल के लिए रहते हैं या 65 साल। अब कोई बंदा 59 की एज पे अपॉइंट हुआ है क्या है, तो वो 65 की एज तक रहेंगे, ठीक है, अनटिल अनलेस उनको पार्लियामेंट निकालने देती है, ठीक है। या तो वो 6 साल अपनी टर्म पूरी करेंगे, या वो 65 साल अपनी एज पूरी करेंगे। अगर सपोज करो 63 की एज में कैग बने हैं, तो वो सिर्फ 65 ईयर्स में 2 साल ही कैग रहेंगे। कोई इंसान 59 की एज पे बना है, तो वो 65 तक ही रह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 6 साल भी पूरे हो जाएंगे और 65। ना ना, ये कोई कंडीशन नहीं है कि आईएएस ही रहे। कोई भी इंसान कैग बन सकता है, कोई कंडीशन एक्सपेंडेंट कुछ भी नहीं दे रखा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि कैग का जो ऑफिस है उसके बारे में कोई कंडीशन नहीं दे रखी। वो आईएएस भी हो सकता है, वो आईएफएस भी हो सकता है, वो आईपीएस भी हो सकता है, यहाँ तक कि जो डी प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का वो भी हो सकता है। तो कैग में कोई कंडीशन नहीं है कि वो रिटायर्ड हो। वो तो हमारा एक कन्वेंशन चलता आ रहा है कि आईएएस ऑफिसर्स को हम कैग बनाते हैं, बिकॉज आईएएस ऑफिसर जनरल ही क्या करते हैं कि आईएएस ऑफिसर की जो टाइमलाइन रही होती है, वो जनरली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को संभालना या फिर काम करना। सिविलियन भी हो सकता है, हाँ, कंडीशन दे रखी है कहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कंडीशन नहीं दे रखी। सिर्फ जो कैबिनेट कमेटी होती है ना, जो जिसमें पीएम बैठता है, होम मिनिस्टर बैठता है, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कौन बनता है, ठीक है। तो इनके पास एक लिस्ट आती है कि हम इन बंदों को प्रपोज कर रहे हैं, बताओ किस पे सहमति, जब वोटिंग होती है फिर बाद में। तो ये जनरली लिस्ट में ना मैक्सिमम आईएएस आईएएस ऑफिसर्स का नाम होता है। बिकॉज इसका फैक्ट ये है कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, उन्होंने हमेशा इन जॉब्स को संभाला है, मतलब ऐसे रहे हैं। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है आईएएस ऑफिसर होता है, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आती है कि रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर भी वही होता है, तहसीलदार सारे उसके नीचे काम करते हैं, तो उसको पता होता है, ठीक है। सेकेंडली इसके बाद ये इसका एक रीजन आईएएस का आईपीएस का ये भी रहा है, जितने भी तुम लोगों ने अभी सुना होगा थोड़ा टाइम पहले, एक ना लेटरल एंट्री करके एक वर्ड आया था, याद होगा सबको, लेटरल एंट्री करके। इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था कि जितनी भी जो सेक्रेटरी लेवल है, सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी लेवल, ये 2 लेवल्स, इसके ऊपर हमेशा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स काम करते थे। तो इन्होंने एक ऐसी स्कीम बनाई मोदी गवर्नमेंट ने कि हम ऐसे लोग को मौका देंगे जिनकी इस फील्ड के अंदर, सपोज करो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर हमें एक अंडर सेक्रेटरी चाहिए, तो उस बंदे को ऑब्वियसली फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अंडर सेक्रेटरी एक लेटरल एंट्री से एक स्कीम निकाली कि हम आईएएस ऑफिसर्स को नहीं बनाएंगे। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई बंदा पीएचडी है इसके अंदर, या उस बंदे ने 15-20 साल किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर काम करा है जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड हो काफी ज्यादा, या कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो उसका बैकग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल रघुराम राजन, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो आरबीआई के बहुत टाइम तक गवर्नर रहे थे, तो इज ए वेरी गुड फाइनेंशियल प्रूडेंट पर्सन। तो उनके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल थी, डेटा एंट्री की। तो ये आईएएस वालों से हटने के लिए, क्योंकि आईएएस वाले हमेशा क्या होता है, जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट पोजीशन होती है ना, हमेशा आईएएस लेते हैं, यूपीएससी चेयरमैन आईएएस लेंगे, या आईएएस लेंगे, ये इधर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस के पास होगी, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू अफसर वो आईएएस अफसर होगा, यूपीएससी का चेयरमैन वो आईएएस अफसर होगा, इंडियन रेलवे सर्विसेज उसका चेयरमैन आईएएस अफसर होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से इंडियन रेलवे सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विस सब होता है, बट फिर भी जो उन, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब तुम यकीन नहीं मानोगे कि हमारे पास इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है सीबीडी टैक्स के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेशन। अभी बहुत टाइम पहले तो आईएस टैक्स, नाम डिपार्टमेंट का ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड डायरेक्ट टैक्सेशन, और हमारे पास इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज भी है दो। उसके बाद भी जो हेड बनते थे उनके, कभी देखना, अभी तो आईआरएस वाले बनते जा रहे हैं, आईएएस वाले आईआरएस के भी आ रहे हैं, बट पहले आईएएस बनते थे उनके। हमारे पास इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होने के बाद भी आईएएस जो होते थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन बोर्ड के हेड बनते थे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा पहले होता था, अभी भी इनफैक्ट आ रहा है, बट ये चीजें धीरे धीरे हटती जा रही है, ठीक है। तो कैग का ऑफिस एक तरह से, ये मान के चलो जैसे वो नहीं होता कि पुश्तैनी आईएएस की कुर्सी बनती जा रही है, ठीक है। तो ये एक तरीके, जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई भी बन सकता है, बट इनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है इसलिए हम बना देते हैं बस, ठीक है। तो कोई कंडीशन नहीं है, पहले बता दूं। ड्यूटीज, ठीक है, सारे अकाउंट्स देखता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और ये असेंबली से जाते हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड एक चीज है, पब्लिक अकाउंट फंड एक चीज है, ठीक है। दो अलग अलग चीज होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड वो फंड होता है जहां पे सारा पैसा इकट्ठा होता है। याद रखना, ये वही फंड है जहां से तुम्हारे सारी तनख्वाह आती हैं सारे जजेस की, कि
हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह कहाँ से आएगी, सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह कहाँ से आएगी, प्रेसिडेंट की तनख्वाह कहाँ से आएगी, प्रेसिडेंट के जो राष्ट्रपति भवन चल रहा है वो उसका पैसा कहाँ से आएगा, पूरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पैसा कहाँ से आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो कागज आ रहे हैं A4 के पेपर वो कहाँ से आ रहे हैं, वो इसी फंड से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फंड है। पीएम के ऑफिस की भी, हर चीज का बता रहा हूँ मैं, सरकारी खजाना, यूनियन का सारा खजाना ये कंसोलिडेटेड फंड से आता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर तुम एक पेपर की रिम भी लोगे ना, जो बाहर 150 रुपए की 500 शीटें आती हैं, वो 148 रुपए भी इसी से कटते हैं। ठीक है, अगर हाई कोर्ट में चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, किसी जज को चाहिए तो। ठीक है, और जो स्टेट का जो काम होता है वो सारे स्टेट के फंड से कटते हैं। ठीक है, स्टेट का स्टेट के फंड से कटेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये लिखा है ना यार, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, लिखा तो है। ठीक है, हाँ, जो टैक्स कलेक्शन होता है सारा इसी, वो पैसा इसी से आता है। ठीक है, कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड, ये तीन चीज मैं बाद में बताऊंगा, तीनों समझा दूंगा क्या होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। अभी के लिए समझ लो कि कंसोलिडेटेड फंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कैग इसी पे काम करता है। ठीक है, ये अलग टॉपिक है पूरा, ये पार्लियामेंट के बाद समझाऊंगा। ठीक है, सारे एक्सपेंडिचर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट इंडिया से भी करता है। ठीक है, और अकाउंट पब्लिक अकाउंट से भी करता है। ठीक है, दे दी थी मैंने क्लास की पीडीएफ। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों अकाउंट्स की ऑडिट करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट वो काम करता है कंसोलिडेटेड फंड की, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऐसा होता है जो सारा पैसा वहीं जाके इकट्ठा होता है। ठीक है, और सारा पैसा वहीं से निकलता है पहले। ठीक है, जो कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट फंड होता है ना, ये बाद में आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड सबसे पहले आता है, क्योंकि सारा काम यहीं से हो रहा होता है। ठीक है, तो मेनली जो इनकी रिपोर्टिंग होती है वो सब कंसोलिडेटेड फंड के लिए होती है। ठीक है, जितने भी तुम्हारे स्कीमों में पैसा जा रहा है, आज से प्रधानमंत्री जनधन योजना पे 500 करोड़ रुपए जाएंगे, कहाँ से निकल रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड से निकल रहे हैं। ठीक है, सारे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब्सिडरी अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वही देखता है। ठीक है, ठीक है, क्या है, सारी रिसिप्ट्स को पढ़ता है, एक्सपेंडिचर बॉडीज को पढ़ता है, एस्टेब्लिश सब्सटेंशियली फाइनेंस स्टेट और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, गवर्नमेंट कंपनी के रेवेन्यूज, कॉर्पोरेशन जो भी लॉ से रिक्वायर्ड है। अगर कोई भी ऐसा लॉ होता है कि फॉर एग्जांपल एसबीआई को, एसबीआई में एक लॉ है कि एसबीआई का जो, फॉर एग्जांपल एसबीआई का जो ऑडिट होगा वो कैग करेगा, तो जहां जहां पे लाइन लिख रखी है कि इस चीज का ऑडिट कैग करेगा, तो वहां पे भी कैग काम में आता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई की ऑडिट, और कोई बैंक्स हैं जो कि गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनका ऑडिट। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी उनका ऑडिट, जहां जहां लोन लिख रखा है। ठीक है, जो कि प्रॉफिट हुआ है टैक्स से, और उसका सर्टिफिकेट जो बहुत मैटर करता है। ठीक है, कि कितना टैक्स हमारे पास, देखो नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, वर्ड नेट प्रोसीड का मतलब होता है कि हमारे पास जो तुम्हारा रेवेन्यू आया है और जो तुम्हारा जो तुम्हारा पैसा गया है, फॉर एग्जाम्पल फॉर गोइंग। ठीक है, उन दोनों को मिला के एक नेट बनता है, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। पैसा आया है कि पैसा गया है, अकाउंट में पैसा कम पड़ रहा है, अकाउंट में पैसा ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेट, जहाँ प्लस माइनस करके जो पूरा बढ़ता है। तो ये वो बताया कि कितना बचा है। ठीक है, हाँ, एक तरह से सीए ही है ये, गवर्नमेंट का सीए। ठीक है, जो क्या होता है, वो पार्लियामेंट का एजेंट होता है। ठीक है, वो अकाउंट्स करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो पार्लियामेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है एक तरीके से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि क्या है, पार्लियामेंट का है। ठीक है, वो सारे काम, सारे ऑडिट पार्लियामेंट के करता है। ठीक है, पार्लियामेंट अगर ये बात बोलेगी, कहाँ से आया 148 ऊपर, पता से यार, ये रहा, तबड़ा लिख रखा है यार, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करेगी, उससे बिल पास करेगी ना, जो भी पैसा जहाँ पे निकला है, तो निकलने के बाद क्या उसका ऑडिट करेगा कि यार ये बिल पास हुआ था, मनी बिल, इसमें 580 करोड़ रुपए इस स्कीम को दिए गए हैं, और वो स्कीम, फिर वो उसको रेफर करेगा कि उस 580 करोड़ रुपए सही में स्कीम में गए हैं कि नहीं गए। ठीक है, ठीक है, was authorized for the purpose which this was spent, सीधी बात है, वो यही बताया कि हाँ तुमने जो करा, तुम क्या तुम उसके अथोराइज हो करने के लिए, सीधी बात है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेड इज पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट, क्या तुमने पब्लिक में करा या फिर खुद की जेब भरी है। ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन में उसका बहुत लिमिटेड है, मैंने तुम्हें क्या क्या बोला कि अगर कोई पब्लिक कंपनी बोल रही होगी ना कि हमारा ऑडिट क्या करेगा, तभी क्या उसका ऑडिट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। इसलिए हर पब्लिक कंपनी को वो ऑडिट नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ ही कंपनी कर सकता है जिसमें उसको अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें डायरेक्टली क्या कर सकता है, ओएनजीसी, एयर इंडिया एंड अदर्स। जैसे एयर इंडिया में लाइन लिख रखी है कि एयर इंडिया का सारा बजट कुछ भी होगा, एमपी के एनुअल फंड भी क्या है, उससे आते हैं, तुम्हारे क्या नाम है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, और जो उसका जो जो एमपी एनुअल फंड्स होता है ना, इसको एमपी लैड्स कहते हैं, एमपी लैड कहते हैं उसका, एमपी एलईडी, एमपी लैड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, लोकल एमपी लैड्स, लोकल डेवलपमेंट स्कीम, इसका ऑडिट भी
कैग करता है, ठीक है, कि तुमने सही पैसा खर्च करा है कि नहीं करा है, ठीक है। कैग हमारा यार बहुत जगह से लिया गया है। ब्रिटिश से भी बोल सकते हो, अमेरिका से भी बोल सकते हो, काफी मिक्स है ये, ठीक है, पर कोई स्पेसिफिक इसका ओरिजिन नहीं कह सकते, ठीक है। इसका होता है 2 या 3 करोड़ रुपए यार, एमपी लैड फंड का। 25 करोड़ नहीं है। 1 साल के लिए मिलता है तुम्हें। सॉरी, अपनी उसके लिए 5 करोड़, हाँ 5 करोड़ है शायद से, बढ़ा दिया है, पहले 2 या 3 करोड़ था, बाद में उसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। देखो, हाई कोर्ट की जो सैलरी आती है ना, वो स्टेट फंड से आती है, याद रखना ये चीज, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, ठीक है। एक चीज याद रखना, अगर तुमसे कोई स्टेट के जज की सैलरी पूछे तो याद रखना वो स्टेट के फंड से आती है, स्टेट कॉन्सोलिडेट फंड से, ठीक है। और तुम ये पूछो रिटायरमेंट का पैसा कहाँ से आता है, तो रिटायरमेंट का आता है इंडिया से, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर कोई पूछे स्टेट की सैलरी कहाँ से आ रही है, तो स्टेट से आ रही है। कोई पूछे रिटायरमेंट रिटायरमेंट का पैसा कहाँ से आ रहा है, पेंशन, वो इंडिया से आता है, ठीक है। ये दो फर्क है। ये अभी जब हाईकोर्ट में पढ़ेंगे तब समझ जाओगे, ठीक है। रोल ऑफ कैग इन ऑडिटिंग इज लिमिटेड, ठीक है। जो कंपनी बोलेगी उसी में कर सकते हैं हम, ठीक है, अगर जो पार्लियामेंट बोलेगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी सारी रिपोर्ट्स कुछ भी सब कुछ प्रेसिडेंट और गवर्नर को बांटता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बाद में दोनों हाउस के सामने उसकी रिपोर्ट रखते हैं। गवर्नर स्टेट में रखेगा और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखेगा, ठीक है। वो 3 रिपोर्ट सबमिट करता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की, फाइनेंस अकाउंट्स की और पब्लिक अंडरटेकिंग्स की। पब्लिक अंडरटेकिंग जैसे मैंने बताया, ओएनजीसी, एयर इंडिया, ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जैसे कंसोलिडेटेड फंड्स, ये सब अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में आते हैं। फाइनेंस अकाउंट्स जैसे कि जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो फाइनेंस होगा कि आज इतना पैसा है, इतना पैसा गया है, ठीक है। वो एक फ्रेंड होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। पब्लिक अकाउंट अकाउंट जो कमेटी होती है ना, वो बताता हूँ क्या होती है, याद रखना है। 25 बंदों की कमेटी होती है, ठीक है। इसमें पढ़ लेना एक बार इसको, और एक एस्टिमेट कमेटी है, 2 कमेटी होती है, ठीक है। ये याद रखना है। इसमें 25 नहीं होते, 25 से कम होते हैं, बता दूंगा मैं। 25 से कम होता है, एक ये और एक ये 2 कमेटीज होती हैं। जितना भी तुम्हारा 22, हाँ सॉरी, हाँ 22। और इसमें एस्टिमेट में होते हैं 30, सबसे बड़ी जो कमेटी होती है, ठीक है। तो इसमें याद रखना एक बात, कि इन 2 कमेटीज का काम सिर्फ इतना ही होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अलग होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है कि जो बिजनेस के बारे में बताइए कि लोकसभा में जो बिजनेस होना चाहिए वो ऐसे ऐसे कंडक्ट होना चाहिए, वो बिजनेस एडवाइजरी होती है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी होती है ना, उन दोनों का सेम काम बस यही होता है कि जितना भी तुम्हारे बिल पास हुए, फॉर एग्जांपल जन धन योजना सपोज करो, जेडीए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मिड डे मील स्कीम सपोज करो, इन स्कीम में कौन सा पैसा कहाँ से आया है और कैसे गया है, ठीक है, और कैसे जा रहा है, वो सारा काम ये 2 कमेटियां करती हैं, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो इन दोनों का काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये चीज देखना कि जो तुमने पैसा भेजा है किसी भी स्कीम के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, क्या वो सही तरीके से गया है कि नहीं गया, और क्या तुमने उसको सही पैसा दिया है कि नहीं दिया। अब सपोज करो कि तुम्हें कोई स्कीम में चाहिए 500 करोड़ रुपए, और पार्लियामेंट ने पास कर दिया सपोज करो 1500 करोड़, जो तुमने 1000 रुपए करोड़ फालतू इसमें खर्चा करा है, वो ये 2 कमेटियां देखती है, पार्लियामेंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी। क्या तुमने जो जस्टिफाइड है, जो तुमने 1000 करोड़ फालतू दिए हैं स्कीम को, क्या जस्टिफाइड है कि नहीं, तो ये एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी देखते हैं, ठीक है। और जो कैग होता है वो इसका पार्ट होता है, क्योंकि ये दोनों कमेटी के जो हेड होते हैं वो हमेशा अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, ठीक है। तो इस मोमेंट पे जो मल्लिकार्जुन खागरे है, या तुम शशि थरूर हो गया, या फिर तुम्हारे बाकी जितने भी बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं जो सामने के होते हैं, वो सारे के सारे इन 2 कमेटी को हेड करते हैं, ताकि जो गवर्नमेंट जो पैसा भेज रही है किसी स्कीम को या किसी डिपार्टमेंट को, क्या वो एक्सेस में तो नहीं भेज रही तुम्हें। अब तुम्हारे को सपोज करो तुम्हारे को चाहिए, अरे कोई भी कमेटी का हेड कभी भी मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ सुपरवाइजरी होते हैं, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी का हेड गवर्नमेंट से हो ही नहीं सकता, किसी भी कमेटी का जो हेड होता है वो हमेशा ऑपोजिशन डिपार्टमेंट से। अगर एस्टीमेट कमेटी का हेड गवर्नमेंट से ही होगा तो क्या वो सीधा नहीं बोलते हाँ मैंने 1500 रुपये सही खर्चा करा है इसके ऊपर। सोचने की बात है, ये कमेटी बनाई क्यों है, कमेटी बनाई इसलिए ताकि गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस में रख सके कि तुम सही पैसा खर्चा कर रहे हो कि नहीं कर रहा। अगर तुम्हारा ही मिनिस्टर, तुम्हारा ही गवर्नमेंट का मिनिस्टर एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड बनेगा, सीधा क्या बोलेगा कि हाँ भाई मैंने सही पैसा खर्च करा है। दैट्स वाई पॉलिटी को समझने का सिंपल तरीका है। पॉलिटी को ऐसे समझो कि तुम्हें पॉलिटी बना रहे हो और तुम्हारे दिमाग से कैसे रीजनेबली काम होना चाहिए। अगर तुम किसी कमेटी का हेड बना दोगे तो सोचने की बात है, सीधी बात है। अब तुम ही बोलो, अब तुम ही पापा तुम्हें 1500 रुपए दे और पापा तुम्हें बोले कि तू ही इस 1500 रुपए का मुझे हिसाब दे, तो तुम तो सीधा बोल दो 1500 रुपए यहाँ गए, 1500 रुपए वहां गए। अब 1500 रुपए का हिसाब तुम्हारी बहन दे, तुम्हें एक एक तुम्हारे एक एक रुपए पता लग जाए कहाँ गया।
तो ऑब्वियसली तुम खुद के चेक एंड बैलेंस थोड़ी ना बन सकते हो। ठीक है, तो ऐसे काम करती है चीजें। इसलिए तो पॉलिटी में सीधा हिसाब है समझने के लिए, कि समझो ऐसे कि तुम ही उसे काम कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी पढ़ लेना, सेम ही चीज है, वही सेम चीज रिपीट कर रखी है। ठीक है, याद रखना कि एक बार अगर वो हो गया एलिजिबल, तो दोबारा वो नहीं बन सकता। मैंने तुम्हें बताया पीएम कितनी बार बन सकता है, प्रेसिडेंट कितनी बार बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट कितनी बार बन सकता है, एमपी एमएलए कितनी बार बन सकता है। बट अगर तुम्हारा कैग एक बार बन गया तो दोबारा कभी कैग नहीं बन सकता वो। ठीक है, और तुम्हारा अगर एक बार, क्या बोलते हैं, और अगर तुम्हारा एक बार, क्या बोलते हैं, कोई इलेक्शन कमिश्नर बन गया, तो दोबारा नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये जितने भी इंडिपेंडेंट, याद रखना, जितनी भी इंडिपेंडेंट होती है ना ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिपेंडेंट, इनका जो एक बार अगर तुम हेड बन गए ना, दोबारा नहीं बन सकते। ठीक है, एक बार तुम जज बन के दोबारा नहीं बन सकते, एक बार तुम कैग बन के दोबारा नहीं बन सकते, एक बार तुम, क्या बोलते हैं, ये बन गए इलेक्शन कमिश्नर बन के दोबारा नहीं बन सकते, एक बार यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर बन के दोबारा नहीं बन सकते। ठीक है, स्टेट के हो तो सेंटर में जा सकते हो, पर सेंटर में होने के बाद कहीं नहीं जा सकते। नहीं यार, जो एस्टिमेट कमेटी होती है ना, उसका जो सिस्टम होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे ले रहे हो। उसमें ना एक वो होता है, काफी हद तक एक कोटा डिसाइड होता है। तो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है तो। और जो कमिटीज का हेड होता है ना, वो हमेशा याद रखना कि वो अपोजिशन पार्टी का हेड होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, स्पेसिफिकली अपोजिशन, क्योंकि अगर तुम उसको खुद के मेंबर बना दोगे, अब तुम रूलिंग के पार्टी के जो स्पीकर, और स्पीकर किसी भी कमेटी का हेड नहीं होता, सिर्फ एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और एक कमेटी और उसका हेड होता है, क्योंकि वही बताता है कि बिजनेस कंडक्ट कैसे करना है। बाकी रूलिंग पार्टी से कभी भी कोई हेड नहीं बनता किसी भी कमेटी का, एक्सेप्ट अगर वो कमेटी कोई छोटी मोटी कमेटी हो, फॉर एग्जाम्पल कि कमेटी ऑन, कुछ भी ले लो यार, पेंशन नहीं, पेंशन पे भी नहीं, जिससे पैसा खर्चा ना कर सके गवर्नमेंट, ऐसे कोई छोटी मोटी स्कीम का बना देंगे। ठीक है, नीति आयोग का तो पीएम ही सीएम होता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन इज ए इंडिपेंडेंट, नहीं, फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट जो उसका जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो प्रेसिडेंट करता है, और वो प्रेसिडेंट जो अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, और वो 5 साल के लिए जाती है। ठीक है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो एडवाइस देती है, बट पर वो इंडिपेंडेंट होगी नहीं, क्योंकि जो उसकी एडवाइस होगी गवर्नमेंट उस एडवाइस को माने या ना माने फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इज ऑल अबाउट कि तुम सेंटर से कितना पैसा स्टेट को दे रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनेंस कमीशन। ठीक है, कि तुम कितना पैसा स्टेट को दे रहे हो। अगर सपोज करो तुम्हारे को 50 लाख करोड़ रुपए तुम्हारा टैक्स आ रहा है, तो तुम कितना पैसा किस स्टेट को दोगे, इस वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में बताऊंगा। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन इंडिपेंडेंट हो या अंडर जुडिक्शन हो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली सारा काम गवर्नमेंट ने खुद ही करना है। तो फाइनेंस इज सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों है। ठीक है, जो सैलरी और होती है वो सारी पार्लियामेंट आती है और कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और वो हमेशा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इक्वल होती है। ठीक है, जो उसको सिक्योरिटी ऑफ टेनर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, जबकि, और मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और मेंशन किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उसको लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा, तभी उस बंदे को निकाला जा सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है उसकी। ठीक है, सेम एज, क्योंकि जब वो सैलरी जज की ले रहा है, तो उसको निकालने का तरीका भी जज की तरह ही होना चाहिए। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें क्या बताया, रीजनेबल प्रूडेंस से काम करता है। अगर वो पैसा, अगर अगर जज बन रहा है, अगर उसकी मतलब उसकी जज सैलरी, जो सैलरी जज के जितनी होनी चाहिए, तो उसकी अपॉइंटमेंट की जज जज जैसी होनी चाहिए, जो कि प्रेसिडेंट करेगा। उसकी रिटायरमेंट भी जज जैसी होनी चाहिए, जो कि मतलब एक टाइम पे होगी। ठीक है, उसको निकालने का तरीका भी जज जैसा होना चाहिए, दोनों लोकसभा राज्यसभा मिलकर निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे चीजों को कनेक्ट किया करो कि अगर कोई अथॉरिटी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रही है, तो उसको निकालेगी प्रेसिडेंट ही। और प्रेसिडेंट कैसे निकालती है मैक्सिमम अथॉरिटीज को, कि पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके। सिर्फ गवर्नर एक ऐसी अथॉरिटी है जहां पे उसको पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही निकाल देता है। पर जितने भी तुम्हारे इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है ना, चाहे कैग हो, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्शन कमिश्नर का हेड हो, यूपीएससी का चेयरमैन हो, इन सबको निकालने के तरीके उसके थ्रू होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के थ्रू। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड कब बढ़ता है, वोट नॉट टू पार्लियामेंट, मतलब जो उसकी सैलरी होती है ना, जज ऑफ एससी और एससी, समझा नहीं मैं, सीधा दोबारा बोलना। जो उसकी सैलरी होती है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। जैसे मैं तुम्हें बताया, सारे सारे जजेस की सैलरी, सारे बंदों की सैलरी फंड से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इसके अंदर पैसा कम करना ज्यादा करना वो पार्लियामेंट के बस की नहीं है, जब उसकी अपॉइंटमेंट पूरी हो चुकी होती है। ठीक है, ओके, उसकी, अच्छा,
उस केस में जज ऑफ सैलरी ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। या तुम सीधी बात है, जब तुम बात कर रहे हो स्टेट नेशनल लेवल पे, यूनियन लेवल पे, तो यूनियन लेवल पे उसके कोरस्पोंडेंस कौन बैठेगा हमेशा? सुप्रीम कोर्ट के जज। अब तुम बात करोगे किसी भी चीज की जो कि उसे कोरस्पोंडेंस बैठेगा स्टेट पे, तो स्टेट के हाई कोर्ट के जज के बराबर बात करेंगे। तो जब हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं कि वो बंदा नेशनल लेवल पे है, तो हमेशा नेशनल लेवल की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा वो। फंड्स के बारे में बताऊंगा बाद में। फाइनेंस कमीशन कुछ नहीं है, फाइनेंस कमीशन वो चीज होती है जो कि डिसाइड करती है कि कितना पैसा स्टेट को मिलेगा, कितना पैसा किस स्टेट को किस हिसाब से पैसा मिलेगा, टैक्स जो उनके पास टैक्स आ रहे हैं, ठीक है। अब 1500 करोड़ रुपए टैक्स आया, तो कौन सी स्टेट को कितना टैक्स मिलेगा सेंटर की तरफ से, कितना पैसा मिलेगा, वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस कमीशन, इसके ऊपर कुछ नहीं है। उसके ऊपर बस इतना ये है, हाँ मनी डिवाइड, उसके बस इतना है कि जो तुम्हारा जो फाइनेंस कमीशन का जो हेड होता है ना, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखी हैं, ठीक है, वो पढ़ने की होती हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि क्या कंडीशंस होती है, पर फाइनेंस कमीशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता। इतना जान लो बस अगर खुद की नॉलेज के लिए, कि फाइनेंस कमीशन इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, एंड हाउ मच अ स्टेट विल गेट डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट ऑफ योर फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन ये बोलते हैं सर महाराष्ट्र वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम इनको पैसा थोड़ा कम देंगे, हमें लगता है नागालैंड को ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, उसके बेस पे गवर्नमेंट पैसा भेजती है, ठीक है। कंटेंजेंसी फंड से कोई सैलरी डिवाइड नहीं करता मेरे भाई। कंटेंजेंसी फंड का मतलब ही नहीं डिवाइड करना। कंटेंजेंसी फंड तो ऐसे फंड्स होते हैं जो सरकार बचा के रखती है यूज के लिए, ठीक है। समझ गए कैग के बारे में? कैग के बारे में इतना कुछ पढ़ने वाला नहीं है, बस मोटा मोटा मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कल वाले पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट लेजिस्लेचर। बस उससे पहले याद रखना एक बार, जो एमएलसी होती हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो सिर्फ 6 स्टेट के अंदर है। तो मैंने कल भी बताया था, एक बार दोबारा याद कर लो, यही है वो, ठीक है। 7वें की बात चल रही है वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है क्योंकि अभी बहुत करंट अफेयर में चल रहा है कि वेस्ट बंगाल को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 6 के 6 तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। ये 6 वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पहले ये दोनों एक ही हुआ करते थे, ठीक है। पर जब से इन दोनों का बाइफर्केशन हुआ है 2014 में, इसलिए अब दो बन गई। पहले इससे पहले ये 5 होती थी, ठीक है। अब जैसे हुआ हो गया, ठीक है। हाँ तो मैंने क्या बोला कि कंटिजेंसी फंड हम तब यूज करते हैं कि जब हमें कोई जरूरत पड़े, हम उसको बचा के रखते हैं। मेन सारा पैसा वहां से आता है। ये जो तीनों फंड्स हैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, और उससे पहले पार्लियामेंट समझ दो, क्योंकि ये तीनों फंड्स की जो कंस्ट्रक्शन है और तीनों फंड्स की जो फंक्शनिंग है वो हमेशा पार्लियामेंट चलती है, ठीक है। किस बेसिस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करते हैं बताऊंगा, अभी आएगा वो पार्ट, ठीक है। हाँ हाँ, अरे फाइन, बताना चाहिए, अगर तुम्हें कोई चीज पता है तो बतानी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है, कोई गलत चीज नहीं है। बट ये स्पेसिफिक टॉपिक है, बाद में बता दूँ, ठीक है। अब ये देखो एमएलसीज के अंदर कैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैसे सिलेक्ट करती हैं इनको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ये तरीका होता है, जो एमएलसी जो क्रिएट होती है ना, पहली बार तो 15%, सॉरी 50% के ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। ये सॉरी 1/3, 1/3 ऑफ स्टेट एमएलए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 402 एमएलए हैं इसके अंदर, क्या बोलते हैं तुम्हारी यूपी सरकार के अंदर, तो इसका 1/3 कर दो, ठीक है। इतने इतने एमएलसी हैं अभी करंटली तुम्हारी यूपी के अंदर, ठीक है। कर लो इसका कैलकुलेशन। एमएलसी की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे राज्यसभा की इंपॉर्टेंस है वैसे एमएलसी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे राज्यसभा में लोकसभा होती है उसके ऊपर राज्यसभा होती है, वैसे यहाँ पे एमएलए होते हैं उसके ऊपर एमएलसी होती है, ठीक है। ये सेकंड चैम्बर है। चैम्बर वन तुम्हें पता है, ये चैम्बर टू है। ये चैम्बर वन है, ये चैम्बर टू है, ठीक है। ये फर्क है इन दोनों में। तो जैसे राज्यसभा दे रखी है, लोकसभा के ऊपर एक राज्यसभा दे रखी है, वैसे यहाँ एमएलए के ऊपर एक एमएलसी दे रखी है, ठीक है। ये होता है सेम, ठीक है। हाँ 134 इसका आंसर आएगा। तो मतलब यूपी के अंदर 134 के ऊपर एमएलसीज नहीं बन सकती, ठीक है। ये 134 जो लोग हैं वो कैसे आएंगे? इसमें जो 1/3 जो लोग होंगे वो लोकल अथॉरिटीज के थ्रू आएंगे, इलेक्ट करेंगे 1/3। मतलब 134 का 1/3 कर लो आप, ठीक है। नब ये हो गया तुम्हारा 30 भी नहीं, 32 33 या 40 ले लो, 40 भी 40 हो गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 40 या 45 सीटें, ठीक है। तो ये 40 जो 45 सीटें हैं वो ग्राम पंचायत से आएंगी, ठीक है।
उसके बाद 1/3, अगेन जो 40-45 सीटें वो तुम्हारी कहाँ से आएंगी, वो एमएलए के थ्रू आएंगी। जो एमएलए होंगे ये वाले, ये 1/3 लोगों को, 40 लोगों को चुनेंगे कि तुम एमएलसी बनोगे, ठीक है। जो 1/12 है वो बंदे हैं जो कि टीचर्स चुनेंगे उनको, कि ये 1/12 कैलकुलेट कर लो, 134 का 1/12 क्या होगा, ठीक है। 10 या 12 या 15 सीटें बनेंगी, ठीक है। वो सारी की सारी सीटें कौन लेके आएगा, टीचर्स लेके आएंगे, ठीक है। 1/12 अगेन 10-12 सीटें जो आएंगी, 10-12-13 जितने भी हैं, वो ग्रेजुएट्स लेके आएंगे, जो कि ग्रेजुएट हैं। यूपी के अंदर जितने भी ग्रेजुएट हैं वो वोट करेंगे इन 1/12, इन 12-13 बंदों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो 1/6 बचती हैं, 1/6, 1/6 दोबारा निकाल लो इसका, वो सारे के सारे साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये इन इनमें से अगर कोई है तो। हाँ इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ममता दीदी, ममता दीदी कुर्सी छीनने पे आ रही हो तुम, पूछ रहे इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ममता, अगर ये एमएलसी नहीं हुई तो ममता दीदी सीएम नहीं बन सकती, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो वन तुम्हें याद कैसे करना है, जो प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा में LASS, ठीक है, लिटरेचर, ठीक है, आर्ट, सोशल साइंसेस, यहाँ से उठ के आते हैं। इसमें बस एक चीज फालतू है, उसको तुम लगा सकते हो C, कोऑपरेटिव मूवमेंट, बस क्लास, ये ऐसे याद रख लो। को दिल्ली गवर्नमेंट एमएलसी डिमांड कर सकती है यार, प्रोविजनली दे कैन, बिकॉज दे हैव अप्रोक्सीमेटली 70 ठीक है। सो दे कैन प्रोविजनली डिमांड फॉर ए एमएलसी, ठीक है। बट द एमएलसी विल बी 1/3। अब तुम एमएलसी लगा लो 1/3, 1/3 एमएलसी कितना हो गया इसका, 170 का, ठीक है। बी कितना हुआ तुम्हारा, बी 21, 25, 75 नहीं, 22, हाँ 22 से 24 के बीच में लाइन आएगी, ठीक है। अब ये बताओ 20 बंदों के लिए तुम इतनी सरदर्दी लोगे, नहीं, ठीक है। पहले तो जिस गवर्नमेंट को, जिस स्टेट को एमएलसी चाहिए, वो पहले खुद एक बिल पास करेगा कि हमें एक एमएलसी चाहिए। जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पास किया कि हमें एमएलसी चाहिए, ठीक है। बट उसके बाद पार्लियामेंट को ना पास करना पड़ेगा कि हम तुम्हें एमएलसी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पार्लियामेंट में दोनों लोकसभा और राज्यसभा। सो इसका बिल कैसे काम करता है, सबसे पहले जो स्टेट होगी वो बोलेगी कि मुझे एमएलसी चाहिए, इसके बाद ये बिल जाएगा सीधा पार्लियामेंट के पास, फिर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा वोट करेंगे कि तुम्हें देनी है कि नहीं देनी है। मिल गई तो अप्रूव, नहीं मिली तो खत्म, ठीक है। हाँ एमएलसी 40, क्योंकि 22-24 मेंबर्स के लिए एमएलसी बन ही नहीं सकती, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 40 होगी। नहीं एमएलसी के अंदर नहीं है, मिनिमम 40 तो एमएलएस के लिए होती है। अब 40 से नीचे एमएलएस नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर, वो अलग रिक्वायरमेंट है। एमएलसी की ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रोविजनल रिक्वायरमेंट होगी ना, तो वो देखनी पड़ेगी, पर ऐसे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मेरे को आइडिया नहीं है कि, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो, अगर नहीं मिली तो, अगर नहीं मिली तो कुछ नहीं कर सकते, और ममता दीदी कैसे और कैसे बचेंगी एमएलसी से। मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, यहाँ सिंपल मेजोरिटी चलती है, इन सब में सिंपल मेजोरिटी चलती है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड हो ही नहीं रहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड हो रहा है नहीं हो रहा। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता वहां पे सीधे पता है हाफ मेजोरिटी, काम खत्म, स्टेट की भी और लोकसभा और राज्यसभा की भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मोदी जी वाला सीन ना बताऊंगा मैं अभी, पहले का पार्लियामेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर बताऊंगा, लास्ट में करेंगे इस चीज को कि, ठीक है। तो सीएम कैसे बनेंगे, ठीक है, सीएम की कुर्सी किसके पास जाएगी, लास्ट में करेंगे डिसाइड, ठीक है, सब मिलके। ओके, सबसे पहले अब हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सबसे पहले पार्लियामेंट जो होता है, याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे पार्लियामेंट किससे कंसिस्ट करता है, तो याद रखना राज्यसभा, लोकसभा, और एक चीज और, प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि याद रखना, बिना प्रेसिडेंट के कोई बिल पास ही नहीं हो सकता, तो पार्लियामेंट का अस्तित्व है ही नहीं जब तक प्रेसिडेंट बिल पास ना कर दे। तो तीन चीज, पार्लियामेंट स्पेसिफिकली राज्यसभा और लोकसभा से बनती है, बट जो सीएम, जो प्रेसिडेंट होता है, वो इसका इनहेरेंटली एक पार्ट होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। हाँ प्रेसिडेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है वो आर्टिकल 79 में दे रखा है कि कैसे होगी, उसने ये बता रखा है कि जो पार्लियामेंट होगी वो दो, तीन चीजों से बनेगी, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तुम्हारे आर्टिकल 79 में दे रखा है, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट का काम ये है, क्योंकि वो इक्वलेंट होता है क्वीन और क्राउन के, यूके से, और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
क्योंकि वो सारे बिल पास करता है, दैट्स वाई पार्लियामेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। वो, दो ही डजंट सिट इन पार्लियामेंट बट ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब ही इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मेंबर, मेंबर जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा का होता है, बट ही इज ए पार्ट, मीन्स इसके बिना पार्लियामेंट अधूरी है, ठीक है। तो मेंबर नहीं बोलेंगे हम, उसको पार्ट बोलेंगे, ठीक है। कोई डाउट? सिंपल स्ट्रक्चर, सीधा क्वेश्चन आता है। तुम्हारे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तुम्हारे को चार ऑप्शन देंगे, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड एक ऑप्शन दे देंगे कैग। तो तुम्हें कैग पे टिक करना है, एजी एजी पे टिक कर देना है, ठीक है। तो इन तीनों के अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। पार्लियामेंट इज नॉट हेड ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। दैट्स व्हाई every bill passed in his name, every gazette comes under his name and every appointment is done by him, that's why he's a part of it, ठीक है। क्योंकि लोगों ने पार्लियामेंट को चुना है एंड पार्लियामेंट ने अपनी कुछ चीजें बनाई हैं, कुछ तरीके बनाए हैं, और उन सब की वजह से वो चीज हो रही है, ठीक है। और वो लोगों ने ही प्रेसिडेंट को बनाया है और प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करता है, दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इनवेरिएबली पार्ट बन जाता है। सो ही इज नॉट हेड ऑफ पार्लियामेंट, ही इज हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ पार्लियामेंट कोई पोजीशन ही नहीं है। हेड ऑफ लोकसभा बोल सकते हो, हेड ऑफ राज्यसभा बोल सकते हो, जो लीडर होता है उसका हेड बोल सकते हो, ठीक है। हेड इज इनडायरेक्टली, स्पीकर इज हेड, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक देयर इज नो हेड ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा, राज्यसभा क्या होता है? अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट इन नेचर इज, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये बात तुम्हें पता है, कभी नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिख रखी कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे जाए कि हाउ आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी हाउ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, क्या बोलते हैं, इज या क्या कहते हैं, रिमूव्ड, ठीक है, और डिसॉल्व, ठीक है। ये चीज कहीं लिख रखी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में? हमने एक एक्ट बनाई थी, आरपीए, उसके अंदर ये लिखा था कि हम 6 साल के लिए राज्यसभा के मेंबर रहेंगे और 1/3 लोग हमेशा रिटायर होते रहेंगे बाइनली, ठीक है। मतलब समझो इसका मतलब क्या होता है। 250 लोग हैं, ठीक है। सपोज करो कि आज कोई 2021 के अंदर वो बन गया, मेंबर ऑफ लोकसभा बन गया, ठीक है, राज्यसभा सॉरी। तो वो 2027 2026 तक रहेगा। 21 भी तो हम ऐड करेंगे, अब ये मत पूछो कि 27 को नहीं लिखा सर, अच्छा एक साल तो ये भी तो ऐड करोगे ना, 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो 6 साल ये रहेगा, ठीक है। तो इस 6 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा, ठीक है। या, और इस 6 साल इसकी वजह से ना, हर साल 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिटायर्ड। मतलब हर साल या 2 साल में रिटायर होते रहते हैं मेंबर्स, ठीक है। तो याद रखना कि हर साल 2 साल में एक तिहाई लोक राज्यसभा खाली हो जाती है। अगले, फिर उस साल दोबारा वो एक तिहाई भर जाती है, फिर आगे जाके फिर तिहाई खाली होगी, फिर भरेगी, तिहाई खाली होगी, भरेगी। तो ये मान के याद रखो, कंस्ट्रक्शन इसका ऐसे चलता रहता है कि हर बंदा 6 साल में रिटायर होता रहता है, 1/3 खाली होती रहती है और 1/3 भरती जाती रहती है, फिर रिटायर होगा, फिर बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बताया, वही चीज तो मैंने बताई कि हर साल 2 साल बाद 1/3 खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर दोबारा खत्म होंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। या तो 6 साल पूरे कर लेंगे। हाँ, तो 6 साल पूरे करेंगे जब भी तो 1/3 रिटायर होंगे ना। या तो कोई कोई छोड़ देगा राज्यसभा तो रिटायर माना जाएगा, या फिर वो 6 साल पूरे तो रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे करके 1/3 खाली होती रहती है, ठीक है, हर 2 साल के अंदर। और वो कितनी बार भी रिइलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन ऐसी चीज है जो चाहे तुम उनको 21 साल से, सॉरी 25 साल से तुम उनको इलेक्शन लड़ाना स्टार्ट करो और तुम 100 साल तक उनको कितनी बार भी इलेक्शन लड़वा लो, इंडिया में कोई मनाही नहीं, ठीक है। ये इंडियन यहाँ पे है, ठीक है। बट एक बार किसी को सुप्रीम कोर्ट जज बना दो, दोबारा नहीं बन सकता। एक बार क्या बना दो, दोबारा नहीं बन सकता। एक बार ये बना दो, वो बना दो, ठीक है। ये इलेक्ट कैसे होते हैं बताऊंगा, अभी आएगा, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। हमारे पास 250 की स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसमें 238 मेंबर जो होंगे, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आएंगे। उस दिन मैं तुम्हें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बताया था जो प्रेसिडेंट के अंदर यूज होता है, ठीक है। ये सपोज करो तीन बंदे खड़े हो गए अगेन, ठीक है, ए, बी एंड सी, ठीक है। यूपी में एमएलए का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। मैंने पहले प्रेफरेंस ए को डाली, फिर बी को सेकंड डाली, सी को थर्ड डाली। सेम किसी इंसान ने, फॉर एग्जांपल जेड बंदा है, उसने ए को सेकंड प्रेफरेंस डाली, बी को 1 डाली, सी को 3 डाली, ठीक है। तो ऐसे करते करते सी एलिमिनेट हो जाएगा, फिर बी एलिमिनेट हो जाएगा, फिर लास्ट में ए बचेगा। ए ऑटोमेटिकली राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो जाएगा, मीन्स वो जैसे 51% अटेन कर लेगा तो सिंगल ट्रांसफर वोट के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। सेम टेक्निक, जो प्रेसिडेंट की सेम टेक्निक है इलेक्शन की, वो सेम टेक्निक राज्यसभा की होती है, ठीक है।
उस दिन मैंने प्रेजेंट वाले में बताया था कैसे काम होता है, ठीक है। हाँ, एससी का जज सिर्फ एससी में और वकील बनने के अलावा सारा काम कर सकता है, ठीक है, ये बात याद रख। इलेक्शन कमिश्नर बनने के अलावा या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाने के अलावा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बट जिस चीज से तुम रिटायर हो उसमें तुम दोबारा नहीं जा सकते, बस, ठीक है। ये एक चीज होती है, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो इसको। 12 मेंबर नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तुम्हें पता है कौन से मेंबर है? LASS, लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंसेस, ठीक है। मेथड जो होता है वो आर्टिकल 81 में लिख रखा है, ठीक है। कैसे हो? सिंगल ट्रांसफर में तो बता रखा है, ठीक है। जितनी भी असेंबलीज होंगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि जितनी तुम्हारी पॉपुलेशन है तुम उसके हिसाब से राज्यसभा के मेंबर भेजोगे, ठीक है। अब यूपी में 402 की स्ट्रेंथ है एमएलए की, और पॉपुलेशन देखो तो 5 या 15 करोड़ के पास, 5-6 करोड़ के पास पहुंच रही है, ठीक है। तो 80 बंदे तुम्हारे लिए ठीक है। अब तुम दिल्ली से पूछोगे दिल्ली के अंदर कितने हैं? दिल्ली के अंदर 70 हमारी लोकसभा की सीटें हैं, सॉरी, हाँ, लोकसभा की। और हमारे पास 7, आई गेस, मेंबर्स हैं इसके राज्यसभा के। सॉरी, हाँ, 7 MP हैं, सॉरी, 7 MP हैं, ठीक है। 7 MP हैं। और मेरे ख्याल से इसके अंदर राज्यसभा की सीटें दिल्ली के अंदर 2 या 3 ऐसे कुछ है, ठीक है। वो राज्यसभा की सीटें, ठीक है। तो यूपी का एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया, 402 MLA हैं, ठीक है। 80 राज्यसभा में जाएंगे, ठीक है, अलग से। और उनकी पॉपुलेशन 5 करोड़ के आसपास है, 5 या 6। हाँ, 3 या 4 ऐसी हैं, अब याद नहीं रहता है स्टेट से, कितना याद करेगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है तुम्हारे, उतने ज्यादा तुम्हारे लोकसभा के मेंबर है, उतने ज्यादा तुम्हारे राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, ठीक है। दिस इज प्रोपोर्शनेशन। तो जितनी छोटी स्टेट होगी ऑब्वियसली उसके उतने कम एमएलए होंगे, जितनी बड़ी स्टेट होगी उसके उतने ज्यादा एमएलए होंगे, ठीक है। और तुम्हें मैंने बताया था कि ये सारे इलेक्शन से होते हैं, यहाँ से स्टेट इलेक्शन से। नहीं नहीं नहीं, हाँ, 80 राज्यसभा में जाएंगे, 80 लोकसभा में जाएंगे। देख लो यार एक बार, ये रही तुम्हारी उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, इसकी क्या नाम है? हाँ हाँ यार, हो सकता है यार, याद नहीं रहता मेरे को। हम्म, यूपी में लोकसभा की सीटें देख लो यार कितनी है यार, मेरे को याद नहीं। हाँ, 80 सीटें, ठीक है, सही बोल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल ठीक बोला, हाँ। नहीं, सीट नहीं आती एग्जाम में, ठीक है। सॉरी, इतनी इतनी स्टेट्स के याद नहीं रहते ना, तो हो जाते कभी कभार, ठीक है। तो 80 तुम्हारे ये होंगे, क्या कहते हैं, लोकसभा के मेंबर। राज्यसभा करवा दे यार, 31, ठीक है, थैंक यू। 31 राज्यसभा, ठीक है, ये यूपी का बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझा मेरी बात। 402 MLA हैं, 80 लोकसभा है, ठीक है, और 31 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि ये तुम्हारे मान के चलो सबसे बड़ा है, ठीक है। अरे यार, हो जाता है, सॉरी, मैं गलती मानता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा कंपोजिशन है क्योंकि प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि यूपी तुम्हें पता है कितना बड़ा है, ये मान के चलो यूपी के अंदर तुम 22 करोड़ पॉपुलेशन है कम से कम, ये मान के चलो, मानो ना मानो, तुम्हारे 15-20 तो इंग्लैंड ही घुस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी जगह बचेगी, स्वीडन भी डाल देना, ठीक है। नॉर्वे और सब फिट आ जाएंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है, और इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। तो उस एरिया के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से हमें ये चीज दी गई है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज प्रोपोर्शनेशन। अब गोवा छोटा सा है, ठीक है। अब गोवा के अंदर 80 सीटों का मतलब बनता है? नहीं बनता। तो दैट्स व्हाई गोवा के अंदर सीटें कम है, राज्यसभा की सीटें उतनी कम है। अब दिल्ली के अंदर 80 सीटों का मतलब नहीं बनता, क्योंकि दिल्ली का एरिया इतना बड़ा है नहीं कि तुम 80 सीटें उसमें लगा सको। दिल्ली कितना मैक्सिमम 50 या 55 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो इतने के लिए 80 सीटें जरूरत नहीं, दैट्स वाई ऐसे काम करेगा ये, ठीक है। और ये कौन चूज करते हैं इनको? एमएलए। मैं तुम्हें उस दिन बताया था कि जो एमएलए होते हैं किसी भी स्टेट के, जो ये 402 बंदे हैं ना यूपी के, ये 402 बंदे इस तरीके से, जो मैं तुम्हें बताया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आ गया, यही लिखा था मैंने, ये रहा, सिंगल ट्रांसफर, इसके थ्रू इन 31 बंदों को चूज करेंगे, ठीक है। लोकसभा वाले तो डायरेक्टली होंगे, लोकसभा वाले तो तुम्हें पता है सीधा, तुम जाके वोट डालोगे योगी आदित्यनाथ को तो सीधा चला जाएगा। बट योगी आदित्यनाथ को अगर राज्यसभा में जाना है, तो ये जो 80 लोग जो आएंगे, ये इन 31 लोग को चूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एमएलए बनते हैं, ठीक है। सॉरी, ऐसे राज्यसभा में जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 से 31 के बीच में, ठीक है, 31 राज्यसभा उत्तर प्रदेश, ठीक है।
84 जो होते हैं जो 84 आर्टिकल 84 है वो बताता है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए राज्यसभा का, ठीक है। और सेकेंडली जो आर्टिकल 102 है वो बताता है कि कंडीशन क्या होना चाहिए, कि कौन सा बंदा मेंबर रहेगा और नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो कोई, अगर वो ये वो कंडीशन है जिसके अंदर वो डिस्क्वालिफाइड हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर वो मेंबर बन भी गया लोकसभा राज्यसभा का, तो वो हट जाएगा। कैसे हटेगा? अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा, ठीक है। तो मैं उस दिन में बताया था कि सरकारी नौकरी है फिर भी वो एमएलए बन, एमपी बन जाए, तो या तो नौकरी छोड़ो अपनी, या वो सीट छोड़ो। अगर तुम दोनों कंटिन्यू करते हो तो तुम्हें फिर एमपी से हटा देंगे, ठीक है। हाँ, होता है मेरे भाई। अगर अगर तुमने कॉलेज इलेक्शन में पार्टी हो, तुम खुद को ही वोट देते हो। मैं जब कॉलेज इलेक्शन में खड़ा हुआ था मैंने खुद को ही वोट दिया है। तो जब मोदी जी, अब मोदी जी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर केजरीवाल कहाँ से लड़ता है इलेक्शन, मेरे को आइडिया नहीं। पता नहीं, कुछ जगह है, सी से नाम है, को याद नहीं आ रहा, ठीक है। जहां से, हाँ, चांदनी चौक से लड़ता है क्या वो, ठीक है। चांदनी चौक से लड़ेगा, तो चांदनी चौक में जब इलेक्शन हो रहे होंगे ना, तो जो उसको पोलिंग बूथ बनेगा, जहाँ पे उसको वोटर आईडी कार्ड में नाम है, जहाँ पे उसका वोटर आईडी कार्ड का इलाका है, जिस स्कूल में उसका नाम है, वो वहां जाके अपना आपको वोट भी डालेगा, ठीक है। वो याद मत दिला भाई, क्या बात है इलेक्शन में, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्या बोलते हैं, इलेक्शन के बारे में, ठीक है। हाँ, तो वो जो प्रोफेसर है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा ना, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कुछ कंडीशंस होती है, उसका एक बिल होता है कि ऑफिस ऑफ कंडीशंस कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है। अब भाई रहने दे, ठीक है अभी। अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या होता है? अनसाउंड माइंड वो होता है कि जो बंदा खुद के डिसीजन ना ले सके, जो बंदा डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो बंदा अनसाउंड माइंड में कहलाता है, ठीक है। डिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, इसका यार बहुत सारे मतलब होते हैं। पैसा ना हो, कुछ चीजें डिसीजन ना ले पाए, तो ये चीज मान के चल लो, ठीक है। ये ऑप्शन एक आता है, ठीक है। सर, दो क्वेश्चन कर सकते हैं। मोदी जी ने दो जगह से करा था, बनारस से भी करा था, और एक उनके जो गुजरात में सीट है वहां से भी करा था। राज्यसभा में भी दो जगह से कर लेते हैं बहुत सारे लोग। जहां से बंदे जीतेंगे वहां से वो सीट ले लेते हैं। अगर दोनों जगह जीत गए तो एक सीट खाली कर दो, एक सीट चलने दो। दोनों जगह से हार गए तो हार गए, ठीक है। अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है और किसी और कंट्री का मेंबर बन जाता है, then, हाँ, राहुल राहुल गांधी ने भी करा था जब उसको स्मृति ईरानी ने हराया था वहां पे। कौन सी सीट थी यूपी के अंदर, जहाँ स्मृति ईरानी जिसमें जीती थी, और एक तो वेनाड था केरला के अंदर, और अमेठी, हाँ अमेठी। उसने अमेठी से भी इलेक्शन लड़ा था और वेनाड से भी इलेक्शन लड़ा था, तो उसको पता है वो अमेठी से उसने हारना था, इसलिए अमेठी से वो हार गया। वहां से वो जीत गया, वो वेनाड से जीत गया केरला से, तो केरला का वो मेंबर है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पास एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा तुम कहीं से भी इलेक्शन लड़ते फिरो, कोई टेंशन नहीं। इफ ही इज मेंबर डिस्क्वायर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट कल कोई लॉ बनाती है कि जिन जिन बंदों पे कन्विक्शन हो रखी है डाउरी की, वो सारे मेंबर अब से लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे, राज्यसभा के मेंबर नहीं रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जिस जिस बंदे पे कोई कंडीशन, जिस जिस बंदे ने कभी भी दहेज के या इसके ऊपर क्या बोलते हैं डाउरी मांगी होगी, या फिर डाउरी मांगी है, डाउरी में हल्का सा भी आया होगी, उसका एफआईआर में नाम आया, तो वो हट जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वेनाड से, ठीक है। चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन राज्यसभा, तुम्हें पता है चेयरपर्सन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो, ठीक है। इसके बाद क्या था? वो सारे डे टू डे अफेयर्स को देखता है, सेशंस को देखता है, कोई एब्सेंस अगर वो बंदा ना हो, ठीक है, तो कोई भी इंसान, ठीक है, राज्यसभा, मतलब राज्यसभा क्या करता है, खुद से कुछ डेप्यूटी चेयरपर्सन को चूज करता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो उस मोमेंट पे, ठीक है, तो कोई भी एक हाउस खुद का एक मेंबर को चूज कर सकता है डेप्यूटी स्पीकर बनने के लिए, डेप्यूटी चेयरपर्सन बनने के लिए। द थिंग इज, पहले तो वीपी तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद एक डेप्यूटी स्पीकर भी बनेगा, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर जब नहीं होगा तो 10 डेप्यूटी चेयरपर्सन होंगे। इन अगर ये दोनों ही नहीं है तो इसके बाद इन 10 में से कोई भी एक बंदा प्रिसाइड कर सकता है, ठीक है। 15-20 तक मैक्सिमम, ठीक है। समझ गए? सबसे पहले यही रहेगा, ये नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन आएगा, डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो इन 10 बंदों में से कोई भी एक बंदा आके बैठ जाएगा, ठीक है। अदर कंट्रीज के अंदर थोड़ा देख लेना, ठीक है। अपर हाउस तो एग्जिस्ट करता है, हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको हम बोलते हैं यूके के अंदर, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी होता है, ठीक है। तो पढ़ लेना, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा। राज्यसभा की यूटिलिटी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? वो ये है कि डिबेट लेती है, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी बात, हमारे राज्य हम लोगों ने एक बाई कैमरल सिस्टम ऑप्ट किया था, ठीक है, जिसमें राज्यसभा ऑटोमेटिकली सेकंड चैम्बर बना था, ठीक है। तो राज्यसभा की एक सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी इलेक्शन जब होती है, कोई भी एक सिंगल पार्टी अगर जीत जाती है, ठीक है, तो उसकी मनमानी ना चले, दैट्स व्हाई राज्यसभा को बनाया गया है, ठीक है। तो राज्यसभा के पास ये होता है कि वो कोई भी बिल पास कर सकती है, लेजिस्लेशन, ठीक है।
अगर वो लगता है उसको ठीक नहीं डेमोक्रेसी के लिए, तो मना कर सकती है, ठीक है। जो डेप्यूटी चेयरपर्सन, देखो यार, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज कहीं नहीं लिख रखी। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ बता रखा है, ठीक है। ये जो चीजें होती है ना, इनको हम बोलते हैं एक्ट होती हैं, ठीक है। बिजनेस ऑफ क्या कहते हैं, लोकसभा एक्ट, राज्यसभा एक्ट, बिजनेस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्ट, ठीक है, राज्यसभा एक्ट, ये सब चीजें होती है, ठीक है। एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल में ये है कि लोकसभा के अंदर क्या है कि लोकसभा को मनी बिल अगर वो पास करेगी ना, मनी बिल, तो 14 डेज के अंदर राज्यसभा को वो चीज या तो पास करनी पड़ेगी, या अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हें लोकसभा के पास भेजनी पड़ेगी। पर अगर लोकसभा दोबारा पास कर देती है तो तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो राज्यसभा सिर्फ एक जगह पे ही कमजोर है, वो है मनी बिल। बाकी हर जगह पे राज्यसभा इक्वली पावरफुल है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर तुम्हें पता ही है कितनी पावरफुल होती है वो, ठीक है। नॉर्मल बिल के अंदर भी सेम चीज है, ठीक है। नॉर्मल बिल के अंदर सिर्फ तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ज्वाइंट सेशन खोल सकते हो, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर तुम नहीं खोल सकते। मनी बिल के अंदर तुम नहीं खोल सकते। तो हर जगह वो पावरफुल है, सिर्फ एक स्पेसिफिकली एक जगह वो ज्यादा पावरफुल होती है, वो है अमेंडमेंट बिल। और एक चीज और याद रखना, अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अगर ऑल इंडिया सर्विस कोई बनानी है, ठीक है, तो वो याद रखना हमेशा राज्यसभा बनाती है, अंडर आर्टिकल 312। हाँ हाँ, आरएस में अपोजिशन के पार्टी के लोग होते हैं ना। अब जैसे कि मोदी जी की सरकार यहाँ नहीं है इसके अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, बट वेस्ट बंगाल के बंदे तो है ना राज्यसभा में। अगर कोई मोदी जी ऐसे लेके जाते हैं चीज जो कि वेस्ट बंगाल में नहीं पसंद लोगों को, तो वो अपने आरएस के थ्रू मना कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस, जो जंगलों की देख रेख करती है, ठीक है। इन तीन के अलावा अगर कोई एक तीसरी सर्विस, चौथी सर्विस और बनानी है जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करे, फॉरेस्ट, हाँ फॉरेस्ट ही बोला मैंने, हाँ सॉरी, फॉरेन फॉरेस्ट आएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि जंगलों में काम करती है, ठीक है। फॉरेन इज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ग्रुप है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ तीन एज ऑफ नाउ है, आईएएस, आईपीएस एंड आईओएफएस, इसको फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरेन से कंफ्यूज मत हो जाना, फॉरेस्ट, ठीक है। तो इनके अंदर, इन तीन के अलावा अगर तुम्हें कोई और सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, कि जो जुडिशरी के बंदे होंगे, अगर कोई फॉर एग्जांपल बंदा दिल्ली में पोस्टेड है, तो उस बंदे को तुम चंडीगढ़ भेज दो, तुम उस बंदे को वेस्ट बंगाल भेज दो, तुम उस बंदे को अरुणाचल भेज दो। अगर तुम्हें इस टाइप का ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, तो वो सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, और वो है राज्यसभा, ठीक है। तो याद रखना, अंडर आर्टिकल 312, एनी क्रिएशन ऑफ, भाई मैं तो क्या ही बताऊं, कभी बने, ये सब स्पेसिफिक चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन आता है ना कि हु कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, तो राज्यसभा, ठीक है, अंडर आर्टिकल 312, ठीक है। लोकसभा 331 के अंदर बता रखा है, ठीक है। एक ऐसा हाउस होगा जिसमें मैक्सिमम 530 बंदे ऐसे होंगे जो स्टेट से चुने जाएंगे, ठीक है, और 20 बंदे ऐसे होंगे जो कि यूटी से चुने जाएंगे, ठीक है। तो कितने बन गए तुम्हारे, 550, ठीक है। ये पावर थी टू एंग्लो इंडियंस की, ठीक है, जो कि अब खत्म हो गई है 104 के थ्रू, ये बात याद रखना। एंग्लो इंडियन कमिट जब था, उसको लगता था कि एंग्लो इंडियंस नहीं है, तो 104 से पहले वो दे सकता था, पर जब से 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये पावर खत्म हो चुकी है, ठीक है। हाँ हाँ, जिस जिसमें अब सीधी बात है, जिस जिसमें बीजेपी की सरकार है जिस स्टेट में, तो वहां से जो राज्यसभा के मेंबर आएंगे वो सब बीजेपी के ही होंगे, ठीक है। 104 होगा मेरे ख्याल से यार, 103 नहीं होगा। 103 तुम्हारा ये है, वो 15% वाला जो है, सॉरी 10%, ईडब्ल्यूएस वाला, मेरे ख्याल से वो है। 103, 104 होगा ये, ठीक है। हाँ, 104 ही है। 103 मैंने होता है ईडब्ल्यूएस है, 10% वाला, हाँ। ओके। तो शेड्यूल, और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं। अब तुम मैक्सिमम, अगर तुम जाओगे इसके अंदर छत्तीसगढ़ साइड में, तो मैक्सिमम सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दे रखी है, क्योंकि वहाँ पे सारे जो लोग हैं ट्राइब से डिनोट करते हैं। और शेड्यूल कास्ट, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। जैसे बीकानेर साइड जाओगे, या फिर राजस्थान में, ठीक है, यूपी में जाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारी सीट्स होती हैं। तो ये कुछ सीटें ऐसी हैं जो दे रखी हैं। हाँ, 2 सीटें हटा रखी है, ये दो, यही 2 सीटें हटी हैं। ये चीज में कंफ्यूज मत हो, पहले 552 सीटें थी, अब 552 से हटके 550 कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि 104 ने वो 2 सीटें हटा दी हैं, बस इस चीज में याद रखना। इसके ऊपर अगर तुमसे कोई पूछे कि बाय व्हाट प्रोविजन टू एंग्लो इंडियन सीट्स वर कट ऑफ एंड द रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी वाज एक्सटेंडेड फॉर 10 years,
ऐसा कौन सा बिल, ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिससे एसटी, जो एससी और एसटी थे, जो जो ये वाला प्रोविजन है कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग भी रहेंगे, ठीक है, उनकी सीटें रहेंगी। और जो 2 सीटें एंग्लो इंडियन की वो हटाई गई है, किससे हटाई? 104, ये चीज याद रखना। ठीक है। हाँ, तो ये तो बोला मैंने कि 10 साल के लिए जो सीटें एक्सटेंड करी गई है लोकसभा के अंदर की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग भी आएंगे स्पेसिफिकली इन इन एरियाज से, वो 10 साल के लिए एक्सटेंड की गई है और 2 सीटें हटाई गई हैं। तो 104, ठीक है। जो जितना भी ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, स्टेट्स का और यूटीज का, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू है, ठीक है। किस इंसान को कितनी सीटें मिलेंगी, कहाँ से किधर सीटें जाएंगी, किधर क्या होगा, कितना कोटा है, इतनी सीटें इनके पास है, इतनी सीटें इनके पास है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बता रखा है कि 530 सीटें रहेंगी, ठीक है, स्टेट्स के बाद। पर किस स्टेट को कितनी सीटें देनी है वो इस एक्ट के थ्रू है। मैंने तुम्हें क्या बोला, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता, कुछ चीजें खुद भी करनी पड़ती है, तो ये वो चीज है। उसने सिर्फ बता दी कि 550 सीटें होंगी, ठीक है। 5 मिनट और बस, ठीक है। ये नहीं, एक्ट, ये एक्ट लर्न नहीं करना, ये एक्ट तुम्हें पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। हल्का फुल्का कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस एक्ट में लिख रखा है कि राइट टू वोट कहाँ से, राइट टू वोट कहाँ लिख रखा है, राइट टू वोट इस एक्ट में लिख रखा है कि देयर विल बी राइट टू वोट, ठीक है, इस एक्ट में है। बस ये चीज एक्ट पता होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी छोटी एरिया में बांट रखी है, जैसे तुम्हें मैंने बता दिया कि अगर ये इतना बड़ा यूपी है तो यूपी के अंदर ना ऐसे बहुत सारे कर रखे होंगे। तो जो ये छोटा सा पार्ट है ना, ये फॉर एग्जाम्पल इसका नाम अमेठी दे दो, तो इसको अमेठी बोल, इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये ऐसे छोटे छोटे में काट रखी होगी, इसकी एक, ये एक सीट की है, ठीक है। सर ये सर ईयर भी याद करना है का नहीं यार, कल पढ़ाऊंगा। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कल कल कल, ठीक है। ये छोटे छोटे वे में काट रखी है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, ठीक है। तो पता ही होगी, ठीक है। टेनर ऑफ लोकसभा तुम्हें सबको पता है कि 5 साल की रहती है लोकसभा, 5 साल बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। मेंबर सुन लो, मेंबर उसके अंदर 84 में दे रखे हैं, तुम्हें कंडीशन बता रखी है, 25 25 साल। कॉन्ट्रैक्ट की क्लास है 7 बजे, ठीक है, 7 या 7 से पहले, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर वो अपर हाउस का मेंबर है तो 30 साल एज होनी चाहिए मिनिमम, और अगर लोकसभा का मेंबर बना है तो 25 साल एज होनी चाहिए। ये चीज मैंने कल बताई थी। सर कितनी पॉपुलेशन होगा, इसमें कोई डिफाइन नहीं है, इट्स कॉल्ड डिमिलिटेशन एक्ट। डिलिमिटेशन एक्ट, ये चीज इसलिए है कि कौन सा कितना बड़ा एरिया होगा, कितनी पॉपुलेशन वो कवर करेगा, ये सारा काम ये एक्ट करती है। इसलिए अभी थोड़े दिन पहले जो ये गुपकर अलायंस था, तुमने सुना होगा, जो श्रीनगर का गुपकर अलायंस है, उससे हमेशा मुझे मिल के आए थे फारूक अब्दुल्ला से कि सर हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं कि आज से, क्योंकि तुम्हें इलेक्शन कराना है जम्मू कश्मीर के अंदर, तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि इतना इलाका, अगर सपोज करो ये जम्मू कश्मीर है, तो कितना इलाका, एक सीट कितनी होगी, एक सीट यहाँ पे आएगी, एक सीट यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि दिल्ली के अंदर इतनी सीटें बांटी हैं, जो जो तुम्हें 70 सीटें बांटी हैं, तो वो डिलिमिट करा है कि इतना, जैसे यहाँ का जो सबसे बड़ा एरिया वो मतियाला है दिल्ली के अंदर, मतियाला, तो मतियाला में इतना एरिया आएगा, तो ये डिलिमिटेशन कहते हैं इसको, ठीक है। इतनी पॉपुलेशन, मतलब सपोज करो कि 50 लाख लोग को ये कवर करेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये चीजें करती है। और अगर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन जो लॉ, इंडियन लॉ बनाए, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन 102 के अंदर लिख रखी है, और एक चीज लिख रखी है, ठीक है। अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा, ठीक है। अगर वो, मैंने तुम्हें बताया कि अनसाउंड माइंड, मतियाला सबसे बड़ी है यार, दिल्ली में पूरा द्वारका कवर करती है, दिल्ली का मतियाला द्वारका कवर करती है, तुम्हारा गोयला डेरी तक पहुंच जाती है, बहुत बड़ा एरिया मतियाला का, ठीक है। अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट है, ठीक है। और अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, वही सेम चीज जो वहां पे थी, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तुम्हें बताया था कि ऐसा कोई भी हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो पोजीशन होती है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में होती है, जिससे उसको सैलरी, बोनस, पर्क, अदर बेनिफिट मिले। ये तुम्हें मैंने उस दिन बता दिया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अगर कोई इंसान एमएलए बन के अभी भी किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको एमएलए से हटाया जा सकता है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 32 डिलिमिट, आर्टिकल सिर्फ 82 ये बोलता है कि डिलिमिटेशन एक्ट होगी, पर ये नहीं बोलता कि डिलिमिटेशन क्या है, तो वो बनाती है, क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट। डिस्क्वालिफिकेशन मैं तुम्हें बता दी थी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आर्टिकल 327 में लिख रखा है, ठीक है। अगर वो कन्विक्टेड है कोई करप्ट प्रैक्टिस में, अभी तुम्हें एक चीज याद रखना, मुझे उस दिन बड़े लोग पूछ रहे थे, ये बात याद रखना, अगर हम शेड्यूल 10 से बात करें, डिफेक्शन की, पार्टी बदल, पार्टी बदल, तो याद रखना हमेशा स्पीकर काम करता है,
ठीक है, स्पीकर निकालेगा, डिस्क्वालीफाई करेगा। अगर ये ग्राउंड है तो प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करेगा, प्रेसिडेंट प्लस ईसीआई। ठीक है, समझ रहे हो फर्क? शेड्यूल 10 में, तो मुझे पता जिसको हम बोलते हैं कि दल बदल वाला। सर इसका सेपरेट पीडीएफ। यार आरपीए की जरूरत नहीं है, इतना मत पढ़ो, इतना डीप मत जाओ, यूपीएससी वाले नहीं पढ़ो, तुम क्या करोगे पढ़ के, बहुत डीप हो जाएगा। जब किसी दिन लॉ में आ जाओगे तो पढ़ लेना, ठीक है। इतना डीप मत जाओ, पेपर के लिए उतना ही पढ़ो जितना सफिशिएंट है, उसके बाद ज्यादा पढ़ोगे तो खुद का भी दिमाग खराब होगा। ठीक है, करप्ट प्रैक्टिस में आता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी को इसके थ्रू निकाला गया था। जो इंदिरा गांधी थी, जिनको जो राजनीतिक वाला केस था, ठीक है, उनको इसके थ्रू निकाला गया था, आरपीए के थ्रू। ठीक है, क्योंकि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस, वो उन्होंने पीएम पद का गलत इस्तेमाल करा था। ये कहा गया था कि पीएम पद के होने के बाद भी उन्होंने हेलीकॉप्टर यूज किए थे जो पीएम के लिए होता है, रेजिडेंस यूज किया था, अपनी जो पावर थी वो यूज की थी, दैट्स व्हाई करप्ट प्रैक्टिस थी, जब उनको इसके थ्रू निकाला गया था। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे इंदिरा गांधी क्यों निकाला था, तो इसके थ्रू निकाला था प्रेसिडेंट ने, ईसीआई के साथ मिलके। ठीक है, या अगर वो आईपीसी के अंदर कन्विक्ट हो जाए कोई भी एक्ट के अंदर, ठीक है, अगर वो कोई भी 2 साल से इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, तो 6 साल तक। अगर कोई भी इंसान कन्विक्टेड है, जो कि ऐसे लोग के लिए है, जो कि 2 साल मिनिमम उसको सजा दे रहा है, तो वो जब वो 2 साल पूरी करके आएगा ना, उसके बाद वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, 6 साल खत्म होने के बाद वो लड़ सकता है। ठीक है, अगर वो किसी ड्रग और डाउरी की प्रिवेंशन के नीचे कन्विक्ट हुआ हो, ठीक है, या अगर किसी गवर्नमेंट से डिसलॉयल्टी एंड इन्वॉल्वमेंट, अगर तुम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, याद रखना, और तुमने ऐसा कोई देशद्रोह वाला काम किया है, तो तुम कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये बात याद रखो। या कोई करप्ट प्रैक्टिस करी हो, पैसे घुमाया फिरा हो, तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, और अगर वो, और इलेक्शन के एक्सपेंस होते हैं तुम्हारे, अभी चेंज कर दोगे, जब लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था तो 20 या 25 लाख ऐसा कुछ होता था, उसके ऊपर अगर 10 से 20 लाख ऐसा कुछ था। तो अगर तुम इसके ऊपर पैसा खर्चा करोगे तो तुम्हारे को ऑटोमेटिकली हटा देंगे। तो इसलिए तुम्हें कभी भी याद रखना, कोई भी जो इलेक्शन होता होगा ना, हमेशा पार्टी खर्चा करती है, जो बैनर, गाड़ियां, क्योंकि अगर तुम्हारे को पता लग गया कि तुम लोगों ने 10-12 लाख के ऊपर चले गए, तो सीधा किसी से निकाल देंगे। इसलिए कभी भी तुम नोटिस करना, कभी भी जो इलेक्शन हो रहा होगा ना, इलेक्टोरल बॉन्ड, बॉन्ड अलग चीज है, इलेक्टोरल बॉन्ड इज समथिंग विच रिलेट्स टू योर मनी। ठीक है, वो अलग चीज है, वो इसमें नहीं आएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ये आता है कि बॉन्ड भरना पड़ता है कि तुम इतना पैसे के ऊपर खर्च नहीं करोगे। ठीक है, सारा कुछ मिला के अपना, जो तुम्हारी एड बना लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, तो सारा काम तुम इसमें करोगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा रखना, अगर बीजेपी का इलेक्शन, कोई बंदा बीजेपी तरफ से ना, बीजेपी पैसा, ठीक है, इसमें याद रखना मेन स्पीकर है काम है बस। ठीक है, अगर वो किसी भी पार्टी से, अपनी पार्टी या पार्टी की बात ना सुने, अपनी पार्टी छोड़ दे, ठीक है, हाँ वो मनी ड्राफ्ट होता है, वो स्टेट बैंक के अंदर जमा करते हैं, वो अलग चीज होती है, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो वोट ना करे अपनी पार्टी कहने पे, ये बात मैं तुम्हें उस दिन बताई थी। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, ठीक है, कोई भी पार्टी का सदस्य नहीं है, फिर भी वो इंडिपेंडेंट बन के जीत गया, यूएपी लगा हो, यूएपी, मैंने क्या बोला, कन्विक्शन, देयर इज समथिंग बिटवीन कॉल्ड कन्विक्शन, कन्विक्शन जरूरी है। लगाने को तो मैं तुम पे, लगाने को तो कल मोदी जी पे ये केजरीवाल लगाते, यूएपी है थोड़ी ना, मोदी जी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो कन्विक्शन होना जरूरी है कोर्ट के थ्रू, कि हाँ कोर्ट को मानना चाहिए कि लगा है। स्पीकर कब हटाएगा? स्पीकर तब हटाएगा जब पॉलिटिकल पार्टी, जब कोई बंदा उस पार्टी की लीडरशिप की बात ना सुने। और फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ने बोला कल बिल आएगा, 100 इसका 127 आएगा तुम्हारा, 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तुम्हें वोट करना है। वो कहता है बस सर मैं नहीं कर रहा, तो वोट नहीं कर, निकाल दो। अगर वो अपनी पार्टी छोड़ दे तो उसको निकाल दो। ठीक है, अगर वो अपनी पार्टी, अगर वो एमएलए है, एमपी है, सॉरी एमपी एमएलए है, और वो अपनी पार्टी छोड़ दे बीजेपी, तो उसको निकाल देते हैं। ठीक है, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, या अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए, मैं कोई भी दल का, मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों का नहीं हूँ, मैं इलेक्शन जीत गया, पर मेरे पास आए मोदी जी और बोलते यार मेरे पास एक सीट कम है, तू मेरा बीजेपी ज्वाइन कर ले, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूँ 6 महीने बाद, तो मेरे को निकाल देंगे, तो मैं डिस्qualify हो सकता हूँ। ठीक है, बस एक एक दो और स्पीकर तक, देन इसके बाद हम आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये जो प्रोग्रेशन और ये सब है कल पढ़ेंगे हाई कोर्ट के साथ। ठीक है, और लास्ट, हाँ, नॉमिनेट मेंबर, अगर कोई बंदा नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेट हुआ है, फॉर एग्जांपल गोगोई जी, तो उनको विद इन 6 महीने के अंदर कोई पार्टी चूज करनी पड़ेगी, वरना उनके जो ठीक है, या अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। ठीक है, हैव लिटिल डिस्कशन वेस्ट बंगाल करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, बट
प्रेसिडेंट को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि पीएम अपनी मेजोरिटी लॉस्ट कर चुका है। देन देखो, जो पीएम होता है ना, पीएम ऑलवेज रन ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सीएम ऑलवेज रन ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो जैसे ही गवर्नर और प्रेसिडेंट को पता लगता है कि भाई तुम्हारा खेल खत्म, कि तुम्हारे अब तुम्हारा वो तुम्हारे पास अब मेजोरिटी नहीं है, 275 तुम्हारे पास सीटें नहीं है लोकसभा में, तो उसको प्रेसिडेंट कभी भी निकाल सकता है अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाया तो। हाँ होगी। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लेना, सेम ही चीज है। ठीक है, केस के बारे में दे रखा है, कुछ नहीं। तो जो स्पीकर होता है, चेयरमैन, उसका उसका डिसीजन इसमें इंपॉर्टेंट होता है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट का, और लोकसभा में स्पीकर का, बस। ठीक है, कोई सीट अगर खाली पड़ जाए, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर वो दोनों हाउस में सेलेक्ट हो जाए, तो उसको एक हाउस चूज करना पड़ेगा। हाँ होगी क्लास। ठीक है, अगर वो स्टेट का और एमपी बन जाए, एमएलए भी बन जाए, तो उसको एक सीट खाली करनी पड़ेगी। अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए उसको पार्लियामेंट के थ्रू, तो भी उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, स्क्रीन फ्रीज हो रखी है क्या मेरी? आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल ये जो 4-5 पेज है, कल अपन खत्म कर देंगे, ठीक है इसको, कि अगली क्लास में पढ़नी है। हाँ ठीक है, अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब बस तुम्हें मेन कल पढ़ना है स्पीकर, कल हम पढ़ेंगे स्पीकर। ठीक है। हाँ, एक सेकंड यार, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो रखी है, मैं स्क्रीन ठीक कर दूँ, देन उसके बाद मैं तुम्हारे डाउट्स लेता हूँ, 2 मिनट देता हूँ। ओके, इट्स वर्किंग नाउ। हाँ, क्या बात है, बताओ, डाउट्स बताओ। हाँ, कल जल्दी लूंगा क्लास, कल 5 बजे लेके खत्म कर देंगे क्लास। ठीक है, कल अपन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इतना बड़ा नहीं है, बस कल एक क्लास में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है। रिट्स कैन बी इशूड बाय टू लोअर कोर्ट, तो मैं क्या बताता हूँ उस दिन यार, सरसरी, भूल गए? जो सेंटर में जो होता है सरसरी, मंडामस इज, जब व्हेन यू ऑर्डर समवन, mandamus is ordering someone. When you order someone who is not doing their work, is called mandamus. When you order someone who is going about their jurisdiction, or who is going above their jurisdiction, then you use certiorari. ठीक है, they are two different things. ठीक है, कमांड इज mandamus, हाँ देवांश, कमांड इज mandamus। अगर तुम किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि तुम ये काम करो, दैट इज mandamus। ठीक है, बट अगर तुम किसी को बोल रहे हो यू आर गोइंग आउट ऑफ ए जुडिक्शन, हाँ, परफॉर्म करने के लिए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, इस मोस्टली फॉर द ड्यूटी। और अगर तुम बोलो तुम अपने से ज्यादा जा रहे हो, तुम अपने में रहो या तुम अपने औकात में रहो, तो देन इट कम्स अंदर सरसरी। ठीक है। अगर कोर्ट किसी को बोलता है, फॉर एग्जांपल, कोई तुम्हारा इलेक्शन वो है, इलेक्शन कमीशन का पार्ट है, वो बोलता है हम तुम्हें वोट नहीं देने देंगे, तो कोर्ट बाय द फंक्शन ऑफ सरसरी कैन से दैट कि तुम अपने जुडिक्शन ओवर एक्सरसाइज करो, अपने औकात में रहो। ठीक है। हाँ, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट में तुम्हें उस दिन बताया था कि अगर किसी को भी निकालना हो, बाय, हाँ, अगर इम्पीचमेंट